ऑपरेशन विजय, उसमें हमारा सौभाग्य है कि हमें मौका मिला उसमें अच्छा। सर्व करने का उस टाइम पे। तो चल, जैसा आपने किस्से की बात करी, तो ट्रेनिंग तो अब हम सिविल से एक 17.5 साल का युवा क्या ही देखा होगा उसने, जी जी। और अचानक ऐसे एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है जहां की सब कुछ चेंज है। हमें बचपन से ही काफ़ी बाल रखने का, हीरो बनने का बड़ा शौक़ था, और वहां जाके बिल्कुल ज़ीरो कट, सबसे पहला झटका वो था। ये तस्वीर देख के मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। मोदी जी के साथ आपकी ये तस्वीर में देखी मैंने, ये कौन सा मोमेंट है? इस मोमेंट को मैं खुद चाहता हूँ कि आप शेयर करिए इसको। तो मैंने 1-2 कार्यक्रम में डिमांड भी रखी थी इनको कि आप अडॉप्ट कर लीजिए दर्शन को, ताकि थोड़ा हमारा लाइफ बन जाए, हमारा फ्यूचर बन जाए। अच्छा, उन्होंने कुछ आप तक बोला कि इस तरीके से आपको काम नहीं करना है? नहीं, कई लोगों ने कहा कि जैसा चल रहा है चलने दीजिए, ये सिस्टम ऐसा ही है, ये है वो है। तो हमने नहीं माना, हमने कहा नहीं, सिस्टम ऐसे चलते रहेगा तो फिर हमारे यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर नमस्कार दर्शकों, द रियल टॉक्स में आपका स्वागत है। आज इस शो का पहला एपिसोड है और आज हमारे साथ मेजर हेमराज जी है, जो कि एक्स सर्विसमैन है। सुबेदार मेजर हेमराज जी है। आज हम इनके घर पे आए हैं, तो आज हम इन्हीं से बातचीत करते हैं। हेमराज जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप इतना सोशल वर्क करते हैं और आप मतलब बिजी है अपने, मतलब आगे जो हमारा 15 अगस्त आने वाला है, इसमें आप काफ़ी व्यस्त है, और उसके बावजूद भी आपने हमें समय दिया, उसके लिए हम तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। जी शुक्रिया आपका भी कि आपने ये एक शुरुआत की है। बड़ा अच्छा लगता है कि हमारे दक्षिण से जो युवा इतने जागरूक हो चुके हैं कि वो अपनी बात जन जन तक पहुंचाने में सक्षम है, और आपकी जो ये पहल है मैं इसकी सराहना करता हूं। आपका भी धन्यवाद। मेरा पहला सवाल, मतलब आपको पता है दक्षिण अभी भी, मतलब हम इसको अभी भी बैकग्राउंड जो हमारा है अभी भी हम जानते हैं हम कहाँ से है जी। और आप जो है रिटायर हो गए हैं, और उस टाइम पे दक्षिण क्या होगा हम इसको महसूस कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। तो वहाँ से निकल के इतनी सक्सेस पाना आम बात नहीं है। तो कैसे ये सफ़र आपका शुरुआती, ये सफ़र कैसा रहा? जैसा कि आपने कहा कि दक्षिण वो तो खैर अभी भी काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका है। अभी भी हमारा, बेशक हम चाँद पे पहुंचने की बात करते हैं, लेकिन अभी भी मेरे हिसाब से जिस लेवल पे होना चाहिए था वो है नहीं। और रहा सवाल मेरी जर्नी का, तो फादर साहब सेना में ही थे, तो उन्हीं को देख के हम इंस्पायर हुए, और 1988 में मैंने ज्वाइन करी थी आर्मी। आई वॉज जस्ट 17.5 that time. Yes. तो then I decided to go in army, और बस सफ़र शुरू हो गया। एक ऐसा होता है कि कोई जो है भर्ती निकल रही है कहीं पे, तो हम जाके ट्राई करते हैं, या एक पहले से ही फोकस था कि जाना है तो आर्मी में, नहीं तो नहीं? बिल्कुल एक माइंडसेट था कि क्योंकि हम ऐसे ही एटमॉस्फेयर में पले बड़े, बचपन से ही हमने वर्दी को देखा, और एक जुनून था कि जाना है तो सेना में ही जाना है। हमने ज़्यादा फिर हमने ज़्यादा आगे एजुकेशन को ज़्यादा इतना महत्व नहीं दिया। बस हमने जो क्राइटेरिया देखा, फ़ौज में जाने के लिए ये लेवल चाहिए, अचीव कर लिया और बस फ़ौज में कदम रख लिया। एक बात आपने बोली एजुकेशन पे उतना फोकस नहीं किया, तो एजुकेशन आपकी कहाँ से, मतलब दक्षिण में हुई थी या नहीं? वहीं श्रीनगर में ही, हमारे फादर साहब श्रीनगर में ही थे, तो वहीं पे हमने हाई स्कूल किया। उसके बाद में मैं आर्मी में आ गया। उसके बाद में आर्मी में रहते हुए फिर हमने 10+2 भी किया, और ग्रेजुएशन इग्नो के थ्रू वहीं से किया। आप ज़्यादातर जो है आप श्रीनगर में ही, वहीं से आप? जी, वहीं पले बड़े, और फिर वहीं से हम भर्ती हुए थे। वो दिन आपको आज भी
अच्छे से याद होगा कि जब आप सिलेक्ट हो गए होंगे तो किस तरीके से आप मतलब आपके फादर खुश हुए होंगे इस चीज़ पे। वो चाहते थे कि आप आर्मी में जाओ या नहीं, वो हमारे फादर साहब नहीं चाहते थे। वो चाहते थे कि आप पढ़िए, आगे बढ़िए, जो भी और भी सिविल डिपार्टमेंट्स है उसमें, या इंजीनियरिंग या मेडिकल वगैरह में कहीं आप जाइए। बट हमने आगे सोचा ही नहीं। हमने बस, हमारा एक जुनून था, बस हमने आर्मी में जाना है और आर्मी में जाना है। अच्छा। मतलब उनकी इच्छा नहीं थी कि आप नहीं, आर्मी उनकी में इच्छा नहीं थी। मतलब आप उनके अगेंस्ट हो गए यहाँ पे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो फिर पोस्टिंग वगैरह पहली शुरुआती आपका जो ट्रेनिंग पीरियड वगैरह रहा वो कहाँ पे रहा आपका? शुरुआत में ही हमें एक कोने से दूसरे कोने पे ले जाके पटक दिया। मतलब कश्मीर से हम हुए थे तो हमें सीधे गोवा में ले जाके ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। अच्छा। और गोवा में हमारा फिर काफ़ी अच्छा टर्नओवर रहा, 2-2.5 साल का ट्रेनिंग वगैरह रहा हमारा। चलिए खैर, वो सब चीज़ें डिस्क्लोज़ करने की आवश्यकता नहीं है। तो काफ़ी दूर गए थे हम स्टार्टिंग में ही। जब पहले आपको पता ही है J&K में ट्रेनों का सिलसिला तो उधर कश्मीर में तो था ही नहीं उस टाइम पे। जी। तो ट्रेन भी पहली बार ही देखी हमने जम्मू आके, फिर वहाँ से हम सीधे गोवा चले गए थे ट्रेनिंग के लिए। तो सर, ऐसा कोई किस्सा जो आप शेयर करना चाहोगे हमारे दर्शकों के साथ, ट्रेनिंग पीरियड के टाइम पे कितना टफ रहता है? मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हमारे काफ़ी जो युवा है वो सोचते हैं, उनका माइंडसेट होता है कि हमने आर्मी में जाना है। तो अगर वो ये वीडियोस देखेंगे, क्योंकि आपको लोग बहुत फॉलो करते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ दक्षिण के लोग, किश्तवाड़ के लोग और जम्मू के लोग भी आपको बहुत फॉलो करते हैं। तो क्योंकि अगर आपका ये वीडियो आएगा तो बहुत लोग आपको देखेंगे और मतलब अपना जो उनका फ़ौज का सपना होगा, तो वो इसलिए मैं ये चीज़ पूछ रहा हूँ कि आप थोड़ा सा कोई इंसिडेंट्स बताइए कैसा वहाँ पे ट्रेनिंग पीरियड रहता है। नहीं, ट्रेनिंग तो खैर एक सोल्जर की ट्रेनिंग, उसके बारे में तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, काफ़ी टफ रहता है। जैसा आपने किस्से की बात करी, तो ट्रेनिंग तो अब हम सिविल से एक 17.5 साल का युवा क्या ही देखा होगा उसने। जी। और अचानक ऐसे एटमॉस्फेयर में पहुंच जाता है जहाँ की सब कुछ चेंज है। हमें बचपन से ही काफ़ी बाल रखने का, हीरो बनने का बड़ा शौक़ था, और वहाँ जाके बिल्कुल ज़ीरो कट, सबसे पहला झटका वो था। और उसके बाद में जब ट्रेनिंग शुरू हुई तो काफ़ी हार्ड ट्रेनिंग रहती है। तो ट्रेनिंग करते करते कुछ ऐसा भी मोड़ आ जाता है कि बहुत हार्ड, बहुत टफ मोमेंट आता है, तो बंदा हिम्मत हार जाता है। लेकिन हमारे साथ भी ऐसा मोड़ आ गया। लेकिन फिर हमने ये सोचा दिमाग के अंदर कि मैं अकेला ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ, 800-900 लड़का मेरे साथ ट्रेनिंग कर रहा है, वो भी उनके भी हमारी तरह 2 हाथ 2 पाँव है, तो हम इनसे कम थोड़ी ना है। तो एक ये जज्बा आया मन के अंदर, मैंने कहा नहीं, पीछे नहीं हटना है। और फाइनली हमने ट्रेनिंग कंप्लीट करी और ट्रेन सोल्जर की तरह उसके बाद में हम ट्रेनिंग सेंटर से आउट हुए। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सोल्जर जो है ट्रेनिंग पीरियड में होता है, ये मन में ख्याल आता है कि नहीं होगा बस। बहुत टफ बहुत है, ट्रेनिंग पीरियड बहुत टफ रहता है। लेकिन फिर मन में ये सोचना है कि ऐसा कुछ नहीं है, टफ है ठीक है, अगर हम वो फिर मंजिल ही क्या जो आसानी से मिल जाए, वो मंजिल ही क्या है जो आसानी से मिल जाए, फिर तो हर एक इंसान सोल्जर बन जाता है कि नहीं। तो कभी ये हिम्मत नहीं हारना, जब बाकी कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। और हमने फिर हंसते खेलते ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली। एक चीज़ और है, जैसे आपने जो स्टार्टिंग का जो टाइम आपने कोशिश करी होगी, आपने सोचा कि मेरे को आर्मी में जाना है, तो कितने अटेम्प्ट आपने कहीं भर्ती वगैरह देखी? फर्स्ट अटेम्प्ट में हमने कोई ज़्यादा दौड़ भाग करी नहीं। फर्स्ट जैसे पता चला कि भर्ती है, हम श्रीनगर में ही थे, वहाँ पे ब्रांच रिक्रूटिंग ऑफिस था शिवपुरा के अंदर, वहाँ गया। वो फर्स्ट अटेम्प्ट में हम गो थ्रू हो गए। तो जब ट्रेनिंग पीरियड में आप गए तो कितनी टाइम के बाद आप वापस घर आए? ट्रेनिंग पीरियड में इनिशियली साल के बाद 9 महीने की ट्रेनिंग थी, वो कंप्लीट करके उसके बाद में फिर टेक्निकल ट्रेनिंग 2-2.5 साल की, वो अलग तो कैसा मोमेंट रहा जब आप वापस पहली बारी आप घर आए? घर की खुशी, नहीं, कुदरती बात है। आपके फादर, सबसे बड़ी बात है कि वो कितना खुश थे आपको देख के। हाँ, उस टाइम तो फिर उनको सेटिस्फाई हुआ कि मतलब वो सेटिस्फाई हो गए, चलो जो आपने कदम उठाया अच्छा कदम है। फिर उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, बोला मैं आपके जो आपने कदम उठाया बड़ी खुशी हुई, अच्छा है आपने कम से कम एक रास्ता चुन लिया। तो बड़ा अच्छा एक्साइटिंग मोमेंट था। तो सर, वो पोस्टिंग जैसे ट्रेनिंग पीरियड ख़त्म हो गया आपका गोवा में, उसके बाद देन आपकी पहली पोस्टिंग कहाँ हुई? एज़ यूजुअल जो
एक टर्नओवर रहता है, 2 से 3 साल का टर्नओवर एक जगह पे रहता है। कभी ऑलमोस्ट पूरा इंडिया घूम लिए हम, कभी हर एक लगभग हर एक स्टेट घूम लिए। ऐसा सबसे मतलब पूरी इंडिया की आपने स्टेट है, आपने मैक्सिमम आपने कर हाँ जी। दिया। तो सबसे टफ कहाँ पे रहा? टफ सेना की नौकरी तो हर जगह टफ ही है। नहीं वो तो मानता हूँ मैं, मगर फिर भी थोड़ा सा जहाँ ये डर जैसा एक भाई जैसा है कि मतलब अरे भाई, डर भाई का नाम कोई चीज़ नहीं है सेना के अंदर। सेना के एक चैलेंजिंग टास्क है। हमारा माइंड सेट रहता है कि हाँ भाई हम सेना में आ गए तो फिर डर भय वगैरह उसको पास नहीं भटकने देते हम। ऐसा कुछ नहीं है, हर एक जगह हमारी ड्यूटी हर एक जैसी होती है हर जगह। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं पर ज़्यादा ये घबराहट वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा हमने सुनने में आया है कि जैसे कि जितना भी ज़्यादा एक डेंजरस चाहे स्टेट होगी चाहे एरिया होगी, जितनी ज़्यादा मतलब वहाँ पे ट्रेनिंग आपकी होगी या आपकी यहाँ पोस्टिंग होगी वहाँ पे, उतनी ज़्यादा सैलरी में हाइक होती है। नहीं, अलाउंसेस होते हैं, वो अलाउंसेस वो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर। हाई अल्टीट्यूड वगैरह होता है उसका अलाउंसेस अलग होते हैं, फील्ड एरिया का अलाउंसेस अलग होते हैं, अलाउंसेस एक्स्ट्रा रहते हैं बिल्कुल। जब से मेरा इंटरव्यू मैंने शुरू किया आपके साथ, पहले से ही मेरे मन में एक सवाल था। ये तस्वीर देख के मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ। मोदी जी के साथ आपकी ये तस्वीर में देखी मैंने, ये कौन सा मोमेंट है? इस मोमेंट को मैं खुद चाहता हूँ कि आप शेयर करिए इसको। हम लोग हमें मौका मिलता है सर्विस के दौरान नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में एनएसजी में जाने का मौका मिलता है हमें। उसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग होती है, सेलेक्ट होता है, वहाँ हमें मौका मिला एनएसजी में जाने का। और एनएसजी में केवल मोदी जी ने उस टाइम, ये 2013 की फ़ोटो है, वहाँ पे तो मैक्सिमम जितने भी हमारे राजनेता वगैरह हैं विज़िट करते रहते हैं, क्योंकि वो जगह ही ऐसी है। ये पीएम बनने से पहले की इनकी? हाँ जी, उससे पहले की 2013 का है। अच्छा। वो विज़िट करते रहते हैं वहाँ पे। वहीं पे मुलाकात हुई थी हमारी, वहाँ हमारी ड्यूटी लगी थी तो वहीं पे मुलाकात हुई। तो आपको ये अंदेशा था कि आने वाले प्रधानमंत्री हमारे ये होंगे? नहीं, वो तो उस टाइम तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तो ये कोई अंदेशा नहीं था। क्या कन्वर्सेशन आप दोनों के बीच में? नहीं, कोई कन्वर्सेशन नहीं, मैं कोई स्पेशल नहीं था वहाँ पे। सब लोगों के साथ हाथ मिलाया और सब ने वहाँ पे फोटोग्राफ लिया। कोई पर्टिकुलर कोई बातचीत, नथिंग, एज अ फॉर्मेलिटी सबके साथ हाथ मिलाया, सब ने अपने अपनी फ़ोटो खींच ली और कोई बातचीत वगैरह कुछ नहीं। अगर आज आपको ऐसा मौका मिले इनके साथ वार्तालाप करने का तो क्या रहेगा? नहीं, वो तो सौभाग्यशाली है, अगर ऐसे मौका मिलेगा तो ऐसी बात नहीं, वो हमारा सौभाग्य होगा। और हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा हमारे इलाके की तरफ देखें, थोड़ा फोकस करें। यही हमारे मन में नेचुरली यही है कि हमने 1-2 कार्यक्रमों में भी डिमांड अपनी रखी थी कि हम मोदी जी से कहेंगे कि हाँ, आप हमारे दक्षिण को गोद ले लीजिए। जिस तरह के बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े सोशल एक्टिविस्ट जो किसी पर्टिकुलर गांव को गोद ले लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं, तो मैंने 1-2 कार्यक्रम में डिमांड भी रखी थी इनको कि आप अडॉप्ट कर लीजिए दक्षिण को, ताकि थोड़ा हमारा लाइफ बन जाए, हमारा फ्यूचर बन जाए। अच्छा, तो कितनी कोशिश आपने करी इस चीज़ के बारे में? नहीं, देखिए, हम सोशल मीडिया के माध्यम से कोशिश कर सकते हैं। 1-2 बार हमने कोशिश की है, बट क्या पता वो रिक्वेस्ट वहाँ पहुँची नहीं पहुँची। अच्छा। तो सर, आपका जो रिटायरमेंट का टाइम है, कौन से साल में आप रिटायर आए? 2018 में। तो उसके बाद आपने, जब आपका रिटायरमेंट का पीरियड था, आपने कुछ सोचा था आगे, मतलब सेना के बाद मैंने क्या करना है? नहीं, कुछ सोचा कुछ नहीं था। बस रिटायर आते ही कुछ हमारे शुभचिंतक थे, उन्होंने हमें काफ़ी मोटिवेट किया, नहीं जी आप आ जाइए, चुनाव वगैरह, पंचायती चुनाव वगैरह है तो आप लड़िए। तो हमारे मन में भी एक इच्छा थी सोशल सर्विस की। हमने कहा चलो किसी माध्यम से अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ कर पाएँ। तो फिर हमने चुनाव वगैरह लड़ा। उसके बाद में फिर हम मेंबर इलेक्ट हुए और फिर नायब सरपंच बने हम। ऐसा मन था आपको? हाँ, थोड़ा एक्साइटेड तो रहता है, फ़ौज से आता है बंदा, थोड़ा कुछ करने का जज्बा रहता है। हाँ यार, मैंने थोड़ा सा कुछ अपने लोगों के लिए कुछ करें। मैंने आपकी वीडियोस देखी थी जब आप वो कैंपेन वगैरह कर रहे थे, या जब आप नायब सरपंच वगैरह बने थे, तो मेरे को लगा था कि कोई दक्षिण का बंदा नहीं है, लेकिन बाहर से आया है, क्योंकि मैं आपको उतना जानता नहीं था। मगर जो जज्बा आप में दिखने को मिला था, एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है ऐसे बंदे की। क्या अपने दक्षिण से ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो इन फ्यूचर कि आपको ऐसा कुछ अच्छा सा प्लेटफॉर्म दे जो कि आप वहाँ के लिए बेटर कुछ कर सकें? अरे देखिए जी, करने को आप कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी बड़े मंच पे पहुंच के ही कुछ करें। आप, जैसे मैं अपनी बात करूं तो एक वार्ड मेंबर ही हूं मैं, नायब सरपंच।
तो मैं सेटिस्फाई हूँ कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं जिस भी फील्ड में। हमने मेडिकल फील्ड में भी काफ़ी सारी कोशिश की, जो धांधलियाँ चलती थी उनके लिए हमने काफ़ी कोशिश की। हमने आरडीडी डिपार्टमेंट के अंदर जो धांधलियाँ चलती थी उनके ऊपर हमने जो कैंपेन चलाई। हमने शुरुआत में तो लोगों को तो पता ही नहीं था कि उनको मनरेगा के अंदर मटेरियल नाम की कोई चीज़ होती थी। हमने कंप्लेनें दे दे कि हमने हल्ला गुल्ला करके तब जाके लोगों को पता चला कि हाँ मटेरियल होता है, तब जाके शुरुआत की हमने जब हमें लगा कि जो गलत है। अब मैं उस वक्त जिस पार्टी में था उस वक्त मुझे लगा कि अगर हमारा ही बंदा गलत कर रहा है तो हम उसके ख़िलाफ़ हमने आवाज़ उठाई। उसमें कोई झिझक नहीं है, क्योंकि ईमानदारी हमारी रग रग में है और बेईमानी हमें पसंद नहीं है, चाहे वो कोई भी हो। हमारे लिए देश सर्वोपरि है। हमें अगर देश के ऊपर कोई आपत्ति आएगी तो हम उसके लिए सबसे पहले है पार्टी, बाद में, पहले देश फिर पार्टी। आपने जब आपकी वीडियोस वगैरह जब वायरल हो रही थी टाइम टू टाइम, जब आपका 18 के बाद आप उसमें आए थे, तो अगर माना जाए तो तब से ही जो चीज़ है सब ओपन आ गया है कि मतलब जो मटेरियल वगैरह जो है मतलब सब चीज़ें तब से ही सामने आई। तो लोगों तक आपकी आवाज़ पहुंची, लोगों तक सच्चाई पहुंची, तो मतलब आपको प्रसन्नता या आपने पे गर्व हुआ कि मैंने ये काम किया? नहीं, देखिए गर्व, जो कुछ पॉलिटिकल लीडर जो थे जो खा पी रहे थे इसमें, तो आपने एक्सपोज सारा कर दिया। इसमें भी आपको कुछ अपनी जिस भी पार्टी में उस टाइम आप थे, उन्होंने कुछ आप तक बोला कि इस तरीके से आपको काम नहीं करना है? नहीं, कई लोगों ने कहा कि जैसा चल रहा है चलने दीजिए, ये सिस्टम ऐसा ही है, ये है वो है। तो हमने नहीं माना। हमने कहा नहीं, सिस्टम ऐसे चलते रहेगा तो फिर हमारे यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम भी इन्हीं के ढांचे में ढल जाएं तो फिर हमारे यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं है। हेमराज जी एक यूनिक पर्सनैलिटी आई थी जो कि धांधली वगैरह जो करते। आप एक फौज से आए थे, मतलब देश का जो एक स्पाई अगर किसी भी फील्ड में आए वो हमेशा जो है अपनी पर्सनैलिटी से काम करता है, वो किसी के दबाव में आके काम नहीं करता है। बिल्कुल बिल्कुल जी, जैसा आपने कहा कि कोशिश कईयों ने की कि ये सिस्टम ऐसा ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल आरडीडी डिपार्टमेंट की आप ले लीजिए, वहाँ पे नहीं जी इसमें ऐसे ही चलता है, काफ़ी कुछ सिस्टम ऐसा ही है, आप कुछ नहीं कर सकते। हमने शुरुआत तो की कम से कम आज की डेट में कोई भी बच्चा अपने मोबाइल के अंदर पूरा कार्ड का डाटा निकाल लेगा, बोलेगा कितना मटेरियल है, कितना क्या है। और जो करप्शन करते थे उनको हमने एक्सपोज कर दिया। हाँ। जो करप्शन करते थे उनकी रातों की नींद उड़ गई है, काफ़ी कम हो गया। बिल्कुल, रातों की नींद उड़ रखी है उनकी। और ये केवल आरडीडी डिपार्टमेंट नहीं, उसके अलावा आप हेल्थ में जाइए, हेल्थ में भी यही बुरा हाल था। हमारी दवाइयाँ काफ़ी टाइम तक किश्तवाड़ में पड़ी रहती थी, एक्सपायर हो जाती थी, फिर उनको डंप कर दिया जाता था। अब तो हम लकी है कि हमारे पास बीएमओ साहब भी अच्छे आए हुए, काफ़ी मेहनत करते हैं, काफ़ी इनिशिएटिव लेते हैं। और कहने का मतलब है कि करप्शन के साथ नो कम्प्रोमाइज़। मैं पॉलिटिकली सवाल इसलिए आपके साथ कर रहा हूँ क्योंकि आप जो एक फौज का जो बंदा होता है उस पर करप्शन जो है बहुत दूर दूर तक उसके पास होता है। और हमारा दक्षिण इतना बैकग्राउंड जो हमारा जो रहा है बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, अभी भी है। हम अभी चांद पे पहुंचने की तैयारी में है, पहुंच भी गए हैं, मगर हम बहुत पीछे हैं। तो इसीलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आप इस करप्शन को निकाल सकते हो, दक्षिण को तरक्की पे रास्ते पे ला सकते हो। नहीं, मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब जो भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट होते हैं, 72 PRIs है हमारे दक्षिण के अंदर, 9 पंचायतें हैं, 7 मेंबर पर वार्ड है और 1 सरपंच हो गया, 8, 72। उनको एक अलग से मैंने नाम दिया, उसमें मैक्सिमम जो है नरेगा पंच और सरपंच है, जिन्हें सिर्फ अपने कमीशन से मतलब है। आप यकीन माने 10 से 20% ही टोटल लोग हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं। ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई नहीं कर रहा है, अच्छे लड़के हैं, अच्छे लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा ना, उनको फिर माहौल ऐसा मिल जाता है कि उनको मजबूरन उसी रंग में रंगना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग इंटेंशनली सिर्फ इसीलिए, मेरी पंचायत में कई मेंबर्स ऐसे थे जिन्होंने कहा कि अभी मौका मिला है, बाद में तो हमें मौका मिलना नहीं है। और मेरा उनको ये रहता था कि आप ऐसा काम कीजिए ना कि जनता आपको बार बार चुने, बार लाए। बिल्कुल, क्योंकि आपके काम ऐसे नहीं है। आपको पता है 5 साल मिले हमें,
कमीशन जो मिला है खा लो, उसके बाद में तो मौका मिलना है नहीं, क्योंकि नीयत काम करने की नहीं थी। और मेरा प्राइम फोकस रहा है, अगर हमारा यूथ थोड़ा एजुकेट हो जाए, पढ़ाई लिखाई, स्कूल एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, उसके ऊपर प्राइम फोकस रहा मेरा। कम से कम अगर पढ़ा लिखा होना तो उसे बाहर से आके कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है। उसे सब जानकारी होगी कि मेरे लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, उसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते। बेसिक चीज़, हमारे बेसिक प्लेटफॉर्म जो एजुकेशन है। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है आपको, मैं पहली बारी एक ऐसे इंटरव्यू ले रहा हूँ आपका, और इस अवतार में पॉलिटिकल में आपके रैलीज़ में आपको मैंने काफ़ी बार देखा है। मैंने इंटरव्यू तो आपके साथ नहीं किया, पर देखा है आपको, आप जब वो गरजते हो वहाँ पे एक फ़ौजी के तौर पे। तो आज इस लुक में पहली बार देख रहा हूँ, मेरे को जो है आपको सलूट करने का मन कर रहा है। थैंक यू। तो सर, हमारा यूथ सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्या मैसेज है यूथ के लिए? यूथ के लिए देखिए, मैं काफ़ी कुछ कहना चाहता हूँ यूथ्स के लिए। हमारे ना, जो हमारा दक्षिण का यूथ है, इनको वो एक्सपोजर नहीं मिल पाता है। कहने का मतलब है, एक छोटी सी एग्जांपल ले लीजिए, आजकल पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर बड़ी मारामारी चल रही है। जी। और हमारा यूथ तरस रहा है हमें नौकरी मिल जाए उस पावर प्रोजेक्ट के अंदर। धांधलियाँ बहुत होती है, पॉलिटिकली धांधलियाँ होती है, मनमानियाँ बहुत होती है। जो बेचारा गरीब है, जिसका कोई सुनने वाला वो बैठा रह जाता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप मान लीजिए ये पावर प्रोजेक्ट नहीं आया होता 2 मिनट के लिए, तो हमारा यूथ क्या करता? कोई ऑप्शन था? कोई ऑप्शन नहीं। पावर प्रोजेक्ट है, 5 साल हो गए, साल, 1.5 साल, 2 साल, उसके बाद क्या करेगा? क्या करेगा? कुछ नहीं। फिर मोहताज हो जाएगा। क्यों ना वो खुद को एक स्किल्ड कर देता है किसी भी फील्ड में, क्यों ना वो अपने आप को स्किल्ड करे, ताकि उसे किसी का मोहताज रहने की ज़रूरत ही ना पड़े, किसी के आगे पीछे घूमने की जगह। आपके हाथ के अंदर हुनर है तो आपको किसी के आगे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं, आपका हुनर बोलेगा। आप एक अच्छे इलेक्ट्रिशियन हैं, आप एक अच्छे प्लम्बर है, आप एक अच्छे मेसन है, आप एक अच्छे कारपेंटर है, तो आपकी तो डिमांड है, आपकी तो डिमांड आजकल हर जगह है। तो मेरा यही मैसेज है कि अपने आप को स्किल्ड बनाइए, अपने आप को किसी जो भी एक पर्टिकुलर फील्ड है, आप उसमें अपने आप को इस काबिल बनाइए कि लोग आपके पीछे घूमें, आप लोगों के पीछे ना घूमें। अभी कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, एक टेक महिंद्रा के साथ मिलके जो है चीफ एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर किश्तवाड़ की तरफ से एक पहल हुई है। उन्होंने कुछ कोर्सेज़ के लिए बंदे ढूंढे हैं, कुछ टेक्निकल, नॉन टेक्निकल, दोनों साइड से। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी हमारे 12th के ड्रॉप आउट्स हमारे काफ़ी सारे, क्योंकि 12वीं तक की है, ये तो एक दुर्भाग्य हमारे दक्षिण में, अभी तक 12वीं तक की स्कूल है। मैक्सिमम ड्रॉप आउट्स होते हैं जिनमें थोड़ी सी, जिनके माँ बाप थोड़ा बहुत कैपेबल है, उनको बाहर जाके पढ़ाते लिखाते, अदरवाइज़ 12th इज़ द लास्ट स्कूलिंग। तो जो अभी रिसेंटली साल, 2 साल, 4 साल पास आउट हुए, 12th पास आउट हुए हैं, आप अपने नाम दीजिए। टेक महिंद्रा एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो आपको ट्रेनिंग करवाएगी सब्सिडी पे। ये किश्तवाड़ के जो एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, उनके साथ कोलैबोरेट होके एक ये प्रोग्राम है इनका। आप अपने को सक्षम बनाइए, आप कोर्सेज़ कीजिए, और वो आपको एम्प्लॉयमेंट भी देंगे। ये टेक महिंद्रा के साथ कोलैबोरेशन के साथ में जो कोर्सेज़ होंगे, 3 महीने के, 6 महीने के कोर्सेज़, और आप एक स्किल्ड बनेंगे, और आपको फिर ये पावर प्रोजेक्ट से किसी के आगे पीछे घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके अंदर कैलिबर है तो आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जा सकते हैं। तो अपने आप को अपलिफ्ट कीजिए। बड़ा दुख होता है कि सबके आगे पीछे, कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे घूमते रहते हैं। बड़ा दुख होता है इस चीज़ से, और वो भी साल 2 साल के लिए। साल 2 साल, उसके बाद में क्या करोगे? पावर प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा,
तो आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट देखिए ना अपना। कोई इस तरह की काबिलियत, कोई इस तरह का स्किल आप अपने अंदर लाइए कि आपको किसी के आगे पीछे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना पड़े, दुनिया आपके पीछे आ जाए। ये मैसेज था मेरा। लास्ट में आखिरी सवाल, काफ़ी सारा यूथ जो है दक्षिण में या किश्तवाड़ में, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में एक सैनिक बनना चाहता है, उनकी एक पंक्चुअलिटी इसमें बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा कुछ आपकी तरफ से कुछ गाइडेंस उनको मिलेगी? नहीं, अभी जो पंक्चुअलिटी तो आपको हर एक काम में चाहिए। अगर आप किसी भी, आप स्कूल में अगर आप पंक्चुअल है तो आपको स्कूल के अंदर भी आप उस्ताद के चहेते बनेंगे। स्कूल के अंदर या किसी जॉब में, कहीं ऑफिस में आप अगर आप पंक्चुअल है वहाँ पे, तो आप भी वहाँ पे गुड बुक्स में आते हैं वहाँ पे उनके। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं, अभी तो आजकल तो अग्निवीर स्कीम शुरू हो गई है, जिसको शुरुआत से ही जज्बा है कि हाँ मैंने जाना है, तो वो अपनी शुरुआत से तैयारी कर ले और अपनी किस्मत आजमा ले। और कोई बैड नहीं है। अग्निवीर में तो बहुत अच्छी स्कीम है, जो आजकल की टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखते हुए जो है अग्निवीर स्कीम को लाया गया है। बहुत अच्छी स्कीम है। और आप आइए, आप ट्रेनिंग कीजिए प्रॉपर सोल्जर। अगर आप 4 साल मौका मिलता है, 4 साल में के बाद भी आपको, उसके बाद में अच्छा स्कोप है, उसके बाद में पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर आपका स्कोप है। और ऐसा नहीं है 4 साल में सबको निकाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आप उसमें अच्छा करते हैं तो उसके बाद में आपको कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप मेहनत कीजिए, मेहनत कभी ज़ाया नहीं होती है। लोग इसमें भी कुछ नेगेटिव पॉइंट ढूंढ रहे हैं कि मतलब 4 साल के बाद, उसके बाद हम कहाँ चले जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आप हर एक इंसान को, हर एक की अपनी अपनी मानसिकता, अपनी अपनी सोच है हर एक इंसान की। तो हम पॉजिटिव वे में ले इसको कि हम आजकल जो सेना है, आधुनिक युग है, और हमारे देश को उस युग के साथ चलेंगे तभी कामयाबी होगी। बिल्कुल। तो एडवांस टेक्नोलॉजी आप आज देखिए, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ जो टॉप कंट्रीज़ हैं उनके अंदर भी ये उनका सोल्जर, जो एवरेज सोल्जर उनका जो इन बिटवीन 20 to 25 है, और हमारा एवरेज तो 35 to 40 है। कहाँ मुकाबला कर पाएगा उनसे? एवरेज एज की बात कर रहा हूँ मैं। तो इन चीज़ों को बड़े एक्सपर्ट रहते हैं, इन चीज़ों को काफ़ी सोच समझ के इन स्कीमों को लाया जाता है। ये कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है। देश के डिफेंस के साथ में खिलवाड़ नहीं होता, इसके लिए काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं। और जब उन्होंने इस चीज़ को इस लायक समझा, तब जाके इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया गया है। एक सवाल आखिरी आप पूछूंगा। कोई बात नहीं। किसी जंग में कोई ऐसा कोई इंसिडेंट अगर आप सुना सकते हैं, मतलब कैसा, कोई भी आपके जो दिल के बड़ा करीब हो, कोई इंसिडेंट ऐसा हमारे दर्शकों के लिए? वैसे हमारे लिए, हमें तो कोई बड़ी जंग लड़ने का मौका मिला नहीं। सिर्फ जो है ऑपरेशन विजय, उसमें हमारा सौभाग्य है कि हमें मौका मिला उसमें अच्छा सर्व करने का उस टाइम पे। तो चलता रहता है, बड़े बड़े काफ़ी इंसिडेंट होते रहते हैं। मेरे ख्याल में वो सब चीज़ें डिस्क्लोज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आता है ऐसा टाइम, पीक टाइम भी आता है इंसान को, और उस टाइम पे तो बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम था ऑपरेशन विजय के टाइम पे, आपको पता ही है। और उस टाइम हम पोस्टेड भी श्रीनगर में ही थे। तो उस टाइम आप श्रीनगर में? हाँ, उस टाइम हम श्रीनगर में थे। तो काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आते रहे, लेकिन फाइनली झंडा गाड़ दिया। ठीक है सर, थैंक यू। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे द रियल टॉक्स।